हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैरीकल्चर। मैरीकल्चर यानी सागरीय कृषि। ये आज के ज़माने में क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस ईरा में क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे। फूड सिक्योरिटी को लेके जो इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और जो PDF है मेरे लेक्चर्स का वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद देखिए, आजकल स्टडी IQ पे आपने देखा होगा लाइव क्लासेस चल रही हैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। अगर आप इनमें से RRB, NTP, CJE इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, SSC, CGA, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का। तो ये उनका टाइमिंग है, आप कोई भी क्लास हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। इसका एग्जाम के हिसाब से देखिए क्या रेलेवेंस है। अगर UPSC पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो मेंस पेपर 3 है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत है और आने वाले समय में भी ग्लोबल लेवल पे तो फूड की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी ही। लेकिन इंडिया का पता है आपको, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन और इंक्रीज़ होगा तो इस पर क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेवल पे मैरीकल्चर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एडिबल सीवीड्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। फोटो रेस्पिरेशन और प्रोजेक्ट राइप के बारे में हम बीच में डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्टिव लेवल पे कि डिक्लाइनिंग लैंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यही फूड सिक्योरिटी का जो इशू है उस पर सवाल आएगा, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए न्यूज़ में क्यों है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, जैसे हमारे लिए एग्रीकल्चरल कृषि जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए सागर की जो कृषि है, सागरीय कृषि है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब सवाल आता है फूड सिक्योरिटी का कि आने वाले समय में हमारे पास क्या इतना सफिशिएंट खाना रहेगा कि हम अपने पॉपुलेशन को अच्छे से फीड कर पाएँ। क्योंकि अभी आप देखते हैं कितने लोग, हंगर इंडेक्स की बात करें तो कितने लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम स्पेशली सी फूड की भी बात करेंगे, क्योंकि मैरीकल्चर में सी फूड एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद। अगर हम काफ़ी पॉपुलेशन हमारी, क्योंकि हमारी कोस्टल लाइन जो है वो भी 7500 बहुत बड़ी है, तो हम उसका फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। अब चलिए फूड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर पूरे दुनिया की बात करें तो 37% जो लैंड है इंटायर वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, वो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है। और उसका जो तीसरा हिस्सा है यानी 11% उसमें से, उसको हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ठीक है, सिर्फ उस पर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। अब ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 30 सालों में 9.7 बिलियन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो हमारा लैंड है फूड ग्रो करने के लिए वो कम पड़ जाएगा, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वो कम पड़ जाएगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उसको हमने अच्छे से फीड भी करना है तो 2050 तक हमको अपना एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है, जो ईल्ड है, उसको भी इंक्रीज़ करना है 50% तक। 2050 तक आज से लेकर उसको 50% इंक्रीज़ करना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इस जो बढ़ती पॉपुलेशन है और ये एग्रीकल्चरल लैंड, ये कहाँ से आएगा? इतना जो फूड की रिक्वायरमेंट है, खाने की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे पूरी होगी? तो यही क्वेश्चन आज जितने भी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में, उनके सामने ये क्वेश्चन बना पड़ा है। अब देखिए, अब बात करेंगे कि अगर हमें फूड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ। इंजीनियर्ड फोटोसिंथेसिस अंडर प्रोजेक्ट राइप। पहले देखिए प्रोजेक्ट राइप क्या है। राइप का फुल फॉर्म है रियलाइजिंग इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, राइट। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 2000 ग्लोबल लेवल पे 2012 में शुरू किया गया था। और इस प्रोजेक्ट का एम यही था, पहले एम ये था कि जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमको क्रॉप यील्ड है, क्रॉप प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज़ करना है। पूरे दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करनी है। शुरू के सालों में जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, बाद में UK गवर्नमेंट ने भी स्पॉन्सर किया। इसको यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस जो है वो इसको लीड करती है, और जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट को चला रही हैं वो भी बहुत सारी हैं, राइट। तो ये राइट प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म और इसका क्या एम है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस तरह के प्रोजेक्ट से जो इंजीनियर्ड फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, देखिए फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस है, यहाँ पे लाइट और वाटर यूज़ करके, सनलाइट और वाटर यूज़ करके, आप जैसे नॉर्मल नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए हम बात करें कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, यानी वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो केमिकल एनर्जी है उसको प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, जैसे शुगर हो गया उस तरीके से स्टोर करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अगर हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसी तरीके से इंक्रीज कर देंगे तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये चीज़ किस तरीके से हो सकती है, आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीके से। इस पर मैंने अलग से भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जेनेटिक फूड पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स पे, जिसमें हम डीएनए को ऑल्टर करते हैं या जीन्स कहीं से डिलीट करते हैं या ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं जब भी हम डीएनए को, तो हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से किसी तरह से जीन में ऑल्टरेशंस करके हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज कर सकें और एफिशिएंसी बढ़ा सकें तो क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है, रिसर्च वर्क वो चल रहा है कि हम किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी साइंटिस्ट ने किसी तरह से 3 जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन को नोट किया था कि हमने कैसे इंक्रीज करना है। जो लाइट को प्रोसेस करते हैं वहाँ पे 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरह से रिसर्च चल रही है। टोबैको प्लांट पे रिसर्च जो है वो की गई और वहाँ पे उन्होंने देखा कि इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग करके 20% जो एफिशिएंसी है फोटोसिंथेसिस की वो इंक्रीज़ की गई। उसके बाद आपका एक और प्लांट आता है कसावा, जिसको आप हिंदी में साबूदाना बोलते हैं। उसके जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं और एक स्टेपल फूड है आंध्र प्रदेश में, केरला में, असम के हिली एरियाज़ में लोग कसावा जो साबूदाना इसको बहुत खाते हैं। तो अब इसमें भी ये रिसर्च चल रही है। तो डेफिनेटली साइंटिस्ट के पास एक तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिससे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज कर सकें। दूसरा तरीका साइंटिस्ट के पास है कि हम फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करें। और देखिए मैं इसको बिल्कुल यूपीएससी एक नॉन साइंस स्टूडेंट की तरह आपको समझाऊंगी कि उनको समझ में आए, बिकॉज अगर हम ज़्यादा इसमें डिटेल में जाएंगे, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, आपको पूरा प्रोसेस बता सकती हूँ कि इसमें कैल्विन साइकिल होता है, C3 C4 प्लांट्स, बट मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी आपको समझ में आए कि हम फोटो रेस्पिरेशन की बात क्यों करें, कि उसको रिड्यूस क्यों करेंगे। देखिए फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट, वो एक वेस्टफुल प्रोसेस में लगती है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब आप इसको इस चीज़ में समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के फॉर्म में सेव करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। तो इसके लिए आपको 6 कार्बन कंपाउंड चाहिए होता है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें ये एनर्जी बनने से पहले 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। एक एंजाइम होती है रुबिस्को, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती है, राइट। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये 6 कार्बन कंपाउंड की जगह 5 कार्बन कंपाउंड बनाती है, लेकिन अल्टीमेटली हमको 6 कार्बन कंपाउंड चाहिए। फिर ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ पे आता है। जो जितनी भी एनर्जी फोटोसिंथेसिस में हमने प्रोड्यूस की है वो फोटो रेस्पिरेशन में उनको चाहिए होती है, और फिर वो 5 कार्बन कंपाउंड को 6 कार्बन कंपाउंड में अल्टीमेटली कन्वर्ट करते हैं। अगर प्लांट्स डायरेक्टली ही 6 कार्बन कंपाउंड बना देंगे तो हमको ये फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे। ओके, यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं प्लांट्स। तो एक टोटली वेस्टफुल मैकेनिज्म है ये, जो प्लांट की एनर्जी इसमें फालतू में वेस्ट होती है। तो अगर हम इस प्रोसेस को रोक पाएंगे या ऑल्टर कर पाएंगे कि जिसमें हम प्लांट्स की एनर्जी को सेव कर सकें, तो भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो आप इससे रिलेटेड मुझे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी पूछ सकते हैं। एनीवे, इम्पॉर्टेंट ये इतना नहीं है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट्स में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात जो है वो कर रहे हैं, राइट। अब देखिए इसके बाद फोटो रेस्पिरेशन की हमने बात की, क्योंकि हमने एडिबल फूड यील्ड्स जो हैं उनको इंक्रीज करना है। अब और किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, देखिए ये दोनों प्रोसेस क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस। इनसे जो खाना बनेगा, ये जो प्लांट्स होंगे उनसे जो फूड बनेगा उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी बोलेंगे। और इंडिया में ये वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं कि बहुत जो हमारा लॉज हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, लोग रेडी नहीं हैं जेनेटिक फूड खाने के लिए।
उसके बाद गवर्नमेंट भी इसको अलाउ नहीं कर रही है। तो हमारी कंट्री में ही बहुत ज़्यादा जेनेटिक फूड को लेके प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल जीन्स यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो बिल्कुल भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड पे बिलीव नहीं करते। वो बोलते हैं आप नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, राइट। तो ये जो हर्डल्स हैं ये हमारे सामने आ रही हैं, प्रोडक्टिविटी को जो इंक्रीज़ करने में रोक रही हैं। ओके, अब आगे चलिए, अगर एग्रीकल्चर नहीं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है हमारे फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए, फूड को सिक्योर करने के लिए। वहाँ पे आता है आपका मैरीकल्चर, जो मैंने आपको यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीकल्चर की। देखिए, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है एक्वाकल्चर की, जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स की, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो समुद्र में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों। जब उनका कल्टीवेशन हम करते हैं, जिस तरह से नॉर्मल कृषि करते हैं, अगर उसको हम सागर में कृषि करेंगे, वो एग्रीकल्चर करेंगे, तो उसको हम मैरीकल्चर बोलेंगे। यहाँ पे सी वीड्स भी होंगे जिनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही फिजिबल ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स पानी में होते हैं उनका फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है। यहाँ पे एल्गी, माइक्रो एल्गी होती है, सी वीड्स होते हैं जिनको हम फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और मैरीकल्चर यानी जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, आप कह लीजिए वो फोटोसिंथेसिस के चैम्पियंस हैं। नॉर्मल प्लांट से 50% ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी दुनिया में। और यहाँ पे जितने भी तरह के प्लांट्स हैं, डार्क ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ब्राउन कलर के, वो एडिबल हैं। उनको समुद्र के वो जो प्लांट्स हैं उनको खाया भी जा सकता है। और वो बहुत ही ज़्यादा लो कैलोरी डाइट है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी, जो कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और जितने भी आपके साउथ ईस्ट नेशंस हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा लोग सी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। और उसके बाद सी वीड्स बताया, सी वीड्स को हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी है, मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका आयरन हो गया, राइट। और इसके बाद देखिए, उसमें जो वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं और ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स हैं, जिसके लिए बहुत लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, वो भी उनमें बहुत ज़्यादा सी फूड जो है उनमें पाए जा सकते हैं। और बिकॉज ये सारे वेजिटेरियन भी हैं तो वीगन्स को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी फूड का मतलब सिर्फ फिश, श्रिम्प्स, प्रॉन्स नहीं है। वहाँ पे जैसे मैंने बताया इस तरह की एल्गी और प्लांट्स हैं, सी वीड्स हैं जिनको खाया जा सकता है। तो वीगन्स जो हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कोई भी फिश ऐसा वैसा स्मेल भी नहीं है, अच्छा स्मेल है और लोगों के लिए एक्सेप्टेबल भी हो सकता है। अगर इंडिया में सी वीड्स की बात करूँ तो आप देख लीजिए, हमारा 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, जहाँ पे 844 जो सीवीड स्पीशीज़ हैं वो पाए जाते हैं। और 63% जो एरिया हमारा कोस्टल एरिया आता है उसमें से हम लोग वहाँ पे एग्रीकल्चरल कर रहे हैं, और हम भूल रहे हैं कि हमारा कोस्टल एरिया इतना अच्छा है, हम उसको जो कल्टीवेशन है मेरीकल्चर के लिए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक सेंटर है CSMCR है, द सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भावनगर गुजरात में है। उन्होंने इस सीवीड्स और एल्गी के ये फूड प्रोडक्शन पे काम जो है वो शुरू कर दिया है। और यहाँ पे किस तरह के सीवीड्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी। एक है आपका उल्वा, पायरोपिया, पोरफायरा, कपाफाइकस। ओके, ये जापान में ये सीवीड्स खाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं। तो ये हमारी फूड की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। और 306 जो सीवीड्स हैं वो गल्फ ऑफ मन्नर, यानी उनमें से 252 वहाँ पे पाए जाते हैं, और उनमें से 252 जो हैं वो एडिबल हैं, उनको हम खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर फूड का कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारा जो मेरीकल्चर है, सीवीड्स हैं, प्लांट्स हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, हम उनसे दूर कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे वे फॉरवर्ड, अगर मेरीकल्चर को इंक्रीज़ करना है तो क्या है। तो सबसे बड़ी बात मैंने बताई, हमारा कोस्ट लाइन ही इतना बड़ा है, ऊपर से इनको ग्रो करने के लिए आपको किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। अब वाटर क्राइसिस की बात भी हमारे देश में इतनी ज़्यादा चल रही है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो वाटर इरिगेशन के लिए आपको नहीं चाहिए। तो ये सब एडवांटेजेस हैं, हम प्रोडक्टिविटी खाने की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो शायद हमें ये चीज़ अब शुरू कर देनी चाहिए। जैसे पिज़्ज़ा पे आप बहुत ज़्यादा सीजनिंग करवाते हैं, चीज़ें डालते हैं ऊपर से, तो यहाँ पे अगर सीवीड्स का सीजनिंग किया जाए तो हो सकता है लोगों अडाप्ट करने लग जाएं इस तरह की चीज़ों को। तो जो हमारा फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए मैं बताऊंगी, लास्ट ईयर अभी
गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट पॉलिसी भी लाई थी मैरीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कि इससे इनकम भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट का एम यही था इसमें कि टेक्निकल और फाइनेंशियल इनपुट्स दे के हम एंटरप्रेन्योरशिप को इसमें इंक्रीज़ करें। फोकस जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज़ पे भी रखने की बात की गई थी, सीवीड कल्चर की बात की गई थी, और जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग प्रोसेस यूज़ करने की बात की गई थी, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम मैरीकल्चर को शुरू कर सकते हैं, फिश ब्रीडिंग करवा सकते हैं, पैकेजिंग एंड ट्रेड यानी पूरा बिजनेस शुरू करवा सकते हैं, लोगों को प्रमोट करके इस तरह की पॉलिसीज़ और स्कीम्स लगा के, ताकि लोगों को सब्सिडी पे क्रेडिट भी दिया जाए, इन्वेस्टमेंट भी दिया जाए, ताकि हम मैरीकल्चर को प्रमोट करें। तो इस तरह का ड्राफ्ट पॉलिसी भी आ चुका है, इस पर हम अलग से भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि इसको थोड़ा समय हो चुका है ड्राफ्ट मैरीकल्चर पॉलिसी को आए हुए। अगर आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। थैंक यू।